डियर स्टूडेंट्स, आज हम जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर पोषण स्टडी कर रहे हैं जिसका संबंध पाचन तंत्र से है। इससे आपको पता होना चाहिए आपके चार जैव प्रक्रम है, एक पोषण, एक उत्सर्जन, एक परिवहन। वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिशन, पोषण। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोषण के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स और एक हीटरोट्रॉप्स, एक स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम प्लांट, अधिकांश पादप आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। हीटरोट्रॉप्स जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उसमें एनिमल, जंतु आते हैं। अब जैव प्रक्रम स्टडी करना है तो जैव प्रक्रम के तहत हमें हमारी जो आहार नाल है उसका पूरा ट्रैक, उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड, उनका कंपोजिशन, किस में कौन से एंजाइम होते हैं, वहीं से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आपको थोड़ा बताने की कोशिश की है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनाई है जिसके अंदर ये नोज, ये माउथ यहाँ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होगा। तो ये ओरोफेरिंग्स है, ये नेजोफेरिंग्स है, ये ग्रसनी है, फेरिंग्स है। और फेरिंग्स आपको नज़र आ रहा होगा कि चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो चाहे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक हो, दोनों का क्या है, कॉमन भाग है, यानी कॉमन पार्ट बिटवीन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन भाग कभी भी पूछे तो कौन होगा, फेरिंग्स, ग्रसनी होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ईसोफेगस है। इधर लैरिंग्स बताया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का भाग होता है। अभी हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसी में बोलो रहेंगे। जब मैं श्वसन बताऊंगा तो आपको ये वाला ट्रैक भी बताऊंगा। बस ये एपिग्लोटिस है, ग्लूटिस है, क्लियर। और ये ईसोफेगस के ऊपर गुलेट है। फिर ईसोफेगस से भोजन जाता है स्टोमक में, आमाशय, ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन भाग होते हैं। पहला बोलो आपका यू शेप, सी शेप, ड्यूोडेनम, ग्रेनी होता है। फिर जेजेनम होता है और इलियम होता है। आपको पता होना चाहिए हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं, एक सिक्कम जो कि अवशेषी भाग होता है, फिर कॉलन और रेक्टम, ठीक है। कॉलन हमारी बड़ी आंत्र का सबसे विकसित भाग होता है, सिक्कम अवशेषी भाग होता है, ओके। और सिक्कम के नीचे अगेन एक वेस्टिजुअल अवशेषी संरचना लगी होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो किसी कार्य की नहीं होती है। ये इलियोसिकल वाल होता है, ये इलियम सिकल में खुलती है। और ये पूरी कॉलन है। बड़ी आंत्र का सबसे विकसित भाग ही कॉलन होता है, जिसको चार भागों में विभाजित किया जाता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ओके। फिर आपका रेक्टम, इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भाग होते हैं। फिर एनल कैनाल और एनस। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आहार का भाग मार्ग बताया है, क्लियर। उसके बाद मेन चीज कि आपका क्वेश्चन आने का चांस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितनी होती है, उनका जूस का नाम क्या है, हर जूस का कंपोजिशन क्या है, किस जूस में कौन से एंजाइम होते हैं, उनकी पीएच क्या है, यहीं से पूछा जाएगा। तो वो मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया है। लार ग्रंथियाँ पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसका सीक्रेशन लार सलाइवा होता है, हल्का अम्लीय, ठीक है, होता है। और इसके अंदर लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसका मतलब कभी भी पूछा जाए भोजन के पाचन का प्रारंभ कहाँ होता है तो ओरल कैविटी में ही हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो अच्छे से चबा चबा के फिर खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जठर ग्रंथियाँ, बोलो जठर ग्रंथियाँ, जठर रस गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। पीएच 1 से 2, क्योंकि एचसीएल के कारण बोलो हाईली एसिडिक ओके होता है। और एचसीएल का सीक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऑक्सेंटिक सेल या पेराइटल सेल करती है, जबकि पेप्सिनोजन प्रोरेनिन लाइपेज का पेप्टिक सेल करती है, जिसको चीप कोशिका भी कहते हैं।
ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि HCl का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये इनएक्टिव बोलो क्या होते हैं, एंजाइम, जिसको HCl बाद में पेप्सिन और रेनिन में बोलो बदलता है, और ये जो है वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और लाइपेज जो है वो आपका फैट का पाचन करता है। इसका मतलब स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि प्रोटीन फैट का पाचन का प्रारंभ स्टोमक से ही होता है, क्योंकि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर है बोलो, स्टोमक में। ओके, उसके बाद लीवर यकृत की बात करें, इसके जूस का नाम बाइल जूस होता है, हल्का सारीय होता है ये, हल्का सारीय। ओके, यहाँ पर बोलो एंजाइम एब्सेंट होते हैं, ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें एंजाइम एब्सेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए बाइल जूस ही आंसर होगा। और इसमें मेनली कंपोजिशन में दो चीज़ें होती है, एक पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक, क्लियर, और एक आपसे मैं कह रहा हूँ बॉयल सोल्ट यानी पित्त लवण, ये दो कंटेन होते हैं। और जो बाइल पिगमेंट होता है उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके, और जो बाइल सोल्ट होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टर्कोलेट, ये बाइल सोल्ट ही वसा का पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जब भी कभी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका यूरिन, आंखें, नाखून सब पीले हो जाते हैं, जो कि जॉन्डिस में होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो अग्नाशय बोलो जिसके अंदर बहिस्रावी भाग जो होता है वो एसिनी और पेंक्रियाज होता है, जिससे पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। और 8.3 वही हल्का सारीय, ये भी जूस होता है, हल्का सारीय, और इसके अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज, लाइपेज, ये एंजाइम सिक्रेट होते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव होते हैं, बाद में एक्टिव होकर के प्रोटीन का पाचन करते हैं। एमाइलेज बोलो कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज फैट का। इसका मतलब हुआ अगर आपसे पूछा जाए कि बोलो कौन सा जूस होता है जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस होता है। उसके बाद आंतरिक रस, आंतरिक रस यानी इंटेस्टाइनल जूस, एक ऐसा जूस जिसको एक और नाम से पुकारा जाता है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, सकस एंटेरिकस। तो अगर कभी भी पूछा जाए सकस एंटेरिकस किस जूस का नाम है तो इंटेस्टाइनल जूस को ही कहा जाता है। ये बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। ये भी हल्का सारीय होता है, और इसके अंदर आपको मैं कहूँ इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भोजन का बोलो अधिकांश और पूर्ण पाचन भी छोटी आंत्र में होता है, पूर्ण अवशोषण भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन ड्यूडिनम में होता है, क्योंकि वहाँ पर दो जूस, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दो आते हैं। भोजन का हमारे मनुष्य के अंदर कंप्लीट डाइजेशन बोलो जेजेनम में होता है, जबकि रेबिट में इलियम में होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सारी जूस का मैंने आपको बताया। अब कुछ स्पेशल नोट जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, मनुष्य का टीथ फॉर्मूला 2123 2123 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लिखते हैं वो हाफ अपर जो और हाफ लोअर जो का ही लिखा जाता है, 2123 2123। इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई 2 करते हैं, क्योंकि इधर भी ऐसा कैसा रहता है, क्लियर। 2123 2123, जो सबसे पहला वाला टीथ होता है वो इंसाइजर को शो करता है, उसके बाद कैनाइन को, फिर प्री मोलर को, और फिर मोलर को शो करता है, क्लियर। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए। फिर दांत दो तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी टीथ और एक परमानेंट टीथ। उनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए वो स्पेशल नोट में बताया। टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहते हैं। बायोफायोडोंट यानी 2 बार आने वाले दांत होते हैं। परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट जो टीथ होते हैं उनको मोनोफायोडोंट, 1 बार आने वाले दांत। तो अगर आपको टेम्परेरी टीथ की संख्या पूछे
तो 20 होती है, और अगर मोनोपाइडोंट या परमानेंट टीथ की पूछे तो 12 होती है। एग्जाम्पल देखें तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो इंसाइजर, कैनाइन और मोलर होते हैं, लेकिन मोलर में लास्ट मोलर को छोड़ दो, लास्ट मोलर जो होता है वो परमानेंट होता है, जिसको विजडम टीथ कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल प्री मोलर और लास्ट मोलर। लास्ट मोलर मतलब अक्ल डार्ड जिसको कहते हैं, विजडम टीथ, ठीक है। अक्ल डार्ड कहने का मतलब है कि ये 16 ईयर्स 16 साल के बाद आता है, ठीक है। किसी में 20 में, किसी में 25 में, किसी में बोलो कब आता पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये है कि 16 साल के बाद आएगा, इसलिए इसको विजडम टीथ अक्ल दांत बोला है। और ये अवशेषी होता है, क्लियर। किसी कार्य का बोलो अवशेषी संरचना, ठीक है, होती है, अवशेषी दांत होता है। और अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इंसाइजर का 9 मोलर, तो 2102 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका 0021 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद लार ग्रंथियों का देखें स्पेशल नोट में, तो आपको पता होना चाहिए हमारे ओरल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, और लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथियां होती है, इसलिए उनमें स्पेसिफिक डक्ट उपस्थित होती है। पहला लिखा मैंने सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, क्लियर। सब मैंडिबुलर, क्लियर, या सब मैक्सिलरी, और इसकी डक्ट होती है वाटन्स डक्ट। और ये 8 जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो ऊपरी और निचली जगड़े के जंक्शन पे पाया जाता है। सब लिंगुअल अधोजीवा, ये रिविनियस डक्ट इससे उपस्थित होती है, और बिलो टंग जीभ के नीचे, इसलिए अधोजीवा भी कहते हैं। पेरोटिड बोलो स्टेंसन डक्ट बिलो ईयर, कान के नीचे। अब होता है कि आप भूल जाते हैं, एग्जाम में आता है रिविनस नलिका किस लार ग्रंथि से होती है, या सब मैंडिबुलर की डक्ट का नाम क्या है। तो मैं एक ट्रिक लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि उससे ही आपको याद रहेगा। मैंने कहा हमने बचपन से नाम सुना है मेन वुमेन, क्या सुना है, मेन वुमेन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मैंडिबुलर या मैक्सिबुलरी का वॉटन्स यानी वुमेन के साथ संबंध होता है, तो वॉटन्स हो जाएगा। आपने सुना होगा लेफ्ट राइट, क्लियर। बोलो जब लेफ्ट बोलते हैं तो राइट भी शब्द आता है, तो लिंगुअल का क्या होगा, रिविनियस। और आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आप क्या होते हैं, बोलो पास होते हो, ठीक है। तो पास के अंदर पेरोटिड का क्या होगा, स्टेंसन। इस तरह से याद रख सकते हैं, ओके। और पोजीशन भी आपको पता चल गई होगी। और पेरोटिड वो लार ग्रंथि होती है जो कान के नीचे होती है। बच्चों के अंदर वायरस का संक्रमण होने से मप्स डिजीज, कनपड़े रोग होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ पर सारा जो मैंने एक आपका जैव प्रक्रम है वो मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप समझ में आया होगा, कमेंट्स करके बताएं, और इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें।